नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जायसवाल जैन समाज ने देश भर से 1000 बच्चों को किया सम्मानित। राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। बांके बिहारी परिवार ने कलश यात्रा के साथ किया भागवत कथा का शुभारंभ। हजारों की संख्या में भक्तों ने लिया भाग। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र स्थित धान मंडी में आग बुझाने की प्रक्रिया का किया गया अभ्यास। चीफ फायर ऑफिसर जगदीश प्रसाद कुल्हारी रहे मौजूद। अजमेर की वार्ड संख्या 43 और 49 में नाला निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ। स्थानीय निवासियों ने मेयर ब्रजता हाड़ा का आभार किया व्यक्त। प्रेसिडेंसी किड्स स्कूल में दादा दादी दिवस और क्रिसमस के रंगारंग कार्यक्रम किए गए आयोजित। छात्रों के साथ अभिभावकों ने भी लिया भाग। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अखिल भारतीय दिगंबर जायसवाल जैन समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद व आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इसका सम्मान समारोह में देश भर से आए जायसवाल जैन समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अखिल भारतीय दिगंबर जायसवाल जैन उपरोची सेवा न्यास की ओर से आयोजित समारोह में देश भर से आई जैन प्रतिभाओं का दुपट्टा पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय स्तर बनाने वाले समाज के लगभग 1000 बच्चों सहित अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले समाज बंधुओं का सम्मान किया गया। समारोह के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद नितिन जैन ने बताया कि समाज की ओर से ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। आज अखिल भारतीय जैन समाज का एक सम्मान समारोह जो कि अजमेर के बिरला सिटी वाटर पार्क पर रखा गया है, यह अखिल भारतीय जायसवाल सेवा न्यास द्वारा कराया जा रहा है और लोकल बॉडी में संभव फाउंडेशन सनी जैन द्वारा सारा इसका मैनेजमेंट देखा जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं 10-12 में जिनके 90 से अबव नंबर्स आए हैं या किसी स्पोर्ट्स में वो आगे हैं, कोई किसी को डिग्री मिली है, कोई सीए बना है, कोई डॉक्टर बना है या जो भी कोई पॉलिटिकल बड़ी पोस्ट पे है, उन सबका यहाँ पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के बच्चों का बड़ों का यहाँ स्वागत सम्मान किया जा रहा है। यह एक हर साल सेवा न्यास द्वारा कराया जाता है।
इससे पहले दिल्ली के अंदर हुआ था और हर बार अलग अलग सिटीज़ अलग अलग स्टेट्स में होता है। लगभग अभी तक 1000 लोगों का कुल सम्मान हो चुका है और आज के मुख्य अतिथि जैन समाज के राज्यसभा सांसद जो कि यूपी आगरा से आते हैं, उनका वो मुख्य अतिथि थे। उनने सभी बच्चों को, बड़ों को आशीर्वाद दे कर के यहाँ पर सम्मान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और यहाँ पर जितने भी अजमेर के सब बड़े वरिष्ठ जो समाजजन हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी ने अपना आशीर्वाद सब बच्चों को दिया। नितिन जैन, अजमेर। आज से बांके बिहारी परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो 28 दिसंबर तक चलेगा। कथावाचक श्री ज्ञान देव जी महाराज भागवत कथा का व्याख्यान करेंगे। आज कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें 2100 महिलाएं शामिल हुई। वे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भागवत कथा को लेकर के कहाँ से निकाली गई है? ये कथा पर्वतेश्वर महादेव मंदिर पर्वतपुरा से निकाली गई है। इसमें लगभग 2100 महिलाएं, रथ, झांकियाँ, 4 बग्गियाँ, श्याम बाबा का रथ, नंदी और दिल्ली से अनेक प्रकार की झांकियाँ मंगाई गई है, जो कि अपनी उसके साथ ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और जो शोभा यात्रा निकाली गई है इसमें झांकियाँ कौन कौन सी थी? इसमें शोभा यात्रा निकाली गई, इसमें नंदी की है, शिव परिवार की है, रामलला की है, राधा कृष्ण की है, अहिल्याबाई की है, भारत माता की है। कथा में कितने लोग शामिल थे? कथा में लगभग 4000 लोग शामिल होंगे। इसमें 2 पंडाल की व्यवस्था करी है बैठने के लिए। ये अब आज जो कथा प्रारंभ हो रही है, कथावाचक कौन है, कहाँ के महाराज है? ये आज जो कथा प्रारंभ हो रही है, कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्ञान देव जी महाराज सकाजी श्रीधाम वृंदावन से है। पंडाल में कम से कम लगभग कितने की लागत लग गई इसमें? पंडाल किस तरह पहला अजमेर के अंदर पहला पंडाल ऐसा? ये पहली बार पंडाल हुआ, सबकी प्रभु इच्छा से हुआ, सबके सहयोग से हुआ है। और आज कोई चीफ गेस्ट व मुख्य अतिथि भी आने वाले हैं? मुख्य अतिथि में श्री वसुदेव देवनानी जी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, श्री कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत, कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी बनाना। किन सानिध्य में ये की जा रही है आज कथा? ये तो ठाकुर जी का सानिध्य है, ठाकुर जी के सानिध्य में ये कथा की जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस कथा का लाइव प्रसारण ईश्वर व साधना यूट्यूब चैनल पे भी होगा और ईश्वर चैनल पर डायरेक्ट लाइव प्रसारण है। और विशेष व्यवस्था ये है कि सिटी में और ग्रामीण में कथा स्थल तक लाने के लिए निःशुल्क बसों और ई रिक्शा व ऑटो की व्यवस्था की गई है। परिचय आपका? हिमांशु ठाकुर, बांके बिहारी परिवार। हो चुकी है और साथ ही साथ में ये ऐतिहासिक है। और विशेषता इस कलश यात्रा में ये है कि सभी कलश मिट्टी के कलश हैं और 2100 महिलाएं इस कलश यात्रा में भाग ले रही है और पैदल चलने वाली अलग महिलाएं भी हैं जिनके हाथ में भगवा पताकाएं हाथ में रहेगी। साथ ही साथ में इसमें घोड़े गाड़ी, बग्गी एवं विशेष तौर से जो दिल्ली से रियान पार्टी की जो झांकी के लिए जो भोलेनाथ की झांकी सजाई जाएगी, वो पार्टी आई है। उनके विशेष तौर से उनके प्रदर्शन की इस यात्रा में व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ में पुरुष अलग से इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और ये ऐतिहासिक होगी इस क्षेत्र की कलश यात्रा। ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी? ये कलश यात्रा श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर पर्वतपुरा से प्रारंभ होकर नेशनल हाईवे होती हुई विकास नगर रेलवे क्रॉसिंग होती हुई सेठी कॉलोनी से अपने गंतव्य स्थान श्री बांके बिहारी गार्डन जहाँ कथा स्थल है वहाँ पहुँचेगी। कथावाचक कौन है और समय क्या रहेगा कथा का? कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्ञानवर्धक ज्ञान देव जी सका, जो कि वृंदावन धाम से हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं और अपने मुखारबिंद से ये कथा का वाचन करेंगे और कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा। कथा किनके सानिध्य में की जा रही है? कथा हमारे इस क्षेत्र के जो बांके बिहारी गार्डन के हैं, उन्होंने पूर्व में भी कई कथाएं कराई है, मगर भव्य रूप की कथा इस बार हो रही है और कथा के मुख्य आयोजक बांके बिहारी परिवार के श्री हिमांशु जी टाक जो सैनी हैं, उनके द्वारा कराई जा रही है। परिचय आपका? सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, पर्वतपुरा। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र स्थित धान मंडी में एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आग बुझाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस आयोजन में चीफ फायर ऑफिसर जगदीश प्रसाद कुल्हारी भी मौजूद रहे और उन्होंने आग बुझाने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आग बुझाने की प्रक्रिया का अभ्यास करना और लोगों को आग से संबंधित आपात स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए, इसके बारे में जागरूक करना रहा। मॉकड्रिल के माध्यम से लोगों को आग बुझाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें आग से संबंधित आपात स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया
करनी चाहिए, इसके बारे में जागरूक किया गया। अजमेर के वार्ड संख्या 43 और 49 में नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस परियोजना की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जो कि स्थानीय लोगों के जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर स्थानीय पार्षदों और क्षेत्रवासियों ने महापौर ब्रजता हाड़ा और नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली का आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से यह परियोजना साकार हुई। आज नगर निगम के जनरल फंड से हमारे पार्षद 49 की लक्ष्मी देवी जी और 43 की काजल यादव जी, इनके वार्ड में दोनों में करीब 1 करोड़ का नाला, दोनों के मिला के 1 करोड़ का नाले का निर्माण का उद्घाटन किया गया। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद ये नाले का सैंक्शन हुआ और इसके लिए मैं सभी दोनों पार्षदों को और हमारे मेयर साहब को भी धन्यवाद दूंगी, जो उन्होंने इस बजट को स्वीकृत किया। और अब ये जो कच्ची बस्ती में पानी बह रहा था, गंदगी बह रही थी, लोग उससे बहुत परेशान थे, अब लोगों को कुछ सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और पार्षदों को भी बहुत इस तरह से मेहनत करते रहे, अपने वार्ड में विकास कार्य करवाते रहे। वार्ड नंबर 49 में सन फ्रांसिस स्कूल से लेके नॉनकरण के खाते में जो सार्वजनिक शौचालय है, वहाँ का निर्माण कार्य, सीसी नाले का निर्माण कार्य किया गया है, जो 45 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जो इसको नीचे डीप करके इसको सीसी बनाया जाएगा और इसको कवर किया जाएगा। मैं हमारी महापौर मैडम और द्रौपदी कोली जी, जो नेता प्रतिपक्ष है और जो अभी विधानसभा की प्रत्याशी बनी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही में प्रशासन का और हमारी मधुमिता मैम जेनियन है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इसको काम को पूरी तरह से और सही तरीके से बनवाया जाए। आज काफ़ी वर्षों की लड़ाई के बाद वार्ड 49 में वार्ड 43 में नाला निर्माण का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें नाले का सीसी रोड बनने जा रहा है, जिसमें सीवरेज के कार्य भी शामिल है। इसके लिए मैं नगर निगम के प्रशासन के महापौर मैडम को, नेता प्रतिपक्ष हमारे द्रौपदी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सहयोग से ये कार्य पूरा हुआ है। जिसके हमारे बहुत सालों से हमारी लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि हम कच्ची बस्ती से आते हैं, यहाँ पे नाले का पानी इतना भर जाता है, इतनी गंदगी होती है, क्योंकि यहाँ पे नाले का अभाव है। जो नाला है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में है। इससे क्या है, अब नाला अच्छी तरह बनेगा, सुदृढ़ बनेगा और जो गंदगी जो बाहर फैली है वो बाहर न जाके एक अच्छे से एस्केप चैनल में मिलेगी। इसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए, शिलान्यास किया गया और इसी के लिए हम आगे द्रौपदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। किशनगढ़ स्थित प्रेसिडेंसी किड्स स्कूल में दादा दादी दिवस और क्रिसमस का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय चेयरमैन श्री GS सिंघवी का मानना है कि दादा दादी दिवस का उद्देश्य बच्चों और उनकी दादा दादी के बीच भावनात्मक संबंधों को प्रोत्साहित करना और परिवार में उनके योगदान को सम्मानित करना है। यह दिन दादा दादी की अनमोल सीख, अनुभव और स्नेह का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम में 43 छात्रों के साथ साथ लगभग 86 से 90 माता पिता और दादा दादी ने भाग लिया। सभी ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और रैंप वॉक में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने दादा दादी और नाना नानी के लिए मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। माता पिता ने अपने बच्चों के अद्भुत प्रदर्शन को देखकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में सुश्री स्वाति तिवारी, विशेष शिक्षिका डॉक्टर जया शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट को बतौर जज आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों ने अपने स्टॉल लगाकर नई पहल की। उन्होंने अपनी इस पहल के सकारात्मक अनुभव और परिणाम साझा किए। खेल, प्रश्नोत्तरी और रैंप वॉक के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार और उपहार वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में सभी दादा दादी और माता पिता को उनके बच्चों के साथ विशेष आभार कार्ड भेंट किए गए। पूरे आयोजन ने न केवल बच्चों और उनके परिवार के लिए खास यादें बनाई, बल्कि यह स्कूल का एक सफल आयोजन साबित हुआ। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। क्रिसमस के अवसर पर मसीह समाज के निर्धन परिवारों की मदद करने के लिए आगरा गेट रॉबसन मेमोरियल चर्च में एक उदारतापूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में निर्धन परिवारों के सदस्यों को राशन सामग्री, कपड़े और नगद राशि की सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि मसीह समाज के निर्धन परिवार भी क्रिसमस का पर्व अच्छे से मना सके। चर्च के सदस्यों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले निर्धन परिवारों के सदस्यों ने चर्च और सामाजिक संगठनों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ये वाइट गिफ्ट संडे बनाया गया आज की सुबह। इस दिन क्या होता है कि जो कलीसिया में गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए मदद की जाती है। तो आज की सुबह वाइट गिफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कलीसिया के उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जिनके पास वो चीज़ें या वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो हमारे पास है। क्या क्या बांटे गए हैं? यहाँ पे कपड़े बांटे गए हैं, कंबल बांटे गए हैं और कुछ आर्थिक सहायता दी गई है। इस साल की अंतिम लोक अदालत का आयोजन हुआ जिसमें लंबित प्रकरणों की सुनवाई की गई। जानकारी के अनुसार लगभग 34,000 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से कई का निस्तारण हो चुका है। इस लोक अदालत में आपसी सुलह के जरिए मामलों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत के लिए खंडपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री लिटिगेशन का निराकरण किया गया। देखिए, जैसा आपको सबको पता है कि आज माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ये इस वर्ष की अंतिम चतुर्थ लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के प्रकरण जो न्यायालय में लंबित है और जो प्री लिटिगेशन प्रकरण अर्थात ऐसे प्रकरण जो भविष्य में जाके न्यायालय में उनमें वाद दर्ज होता है, ऐसे प्रकरणों को रखा गया है। इसमें कुल इन प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए हमारे स्तर पर यहाँ अजमेर मुख्यालय और तालुका सभी मिलाकर करीब 22 बेंचों का गठन किया गया है। इन बेंचों में हमारे न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ एक सदस्य को भी बनाया गया है। रेवेन्यू बोर्ड में भी एक बेंच का गठन किया गया है। राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए भी एक बेंच का गठन किया गया है। और अब तक जो आंकड़े हमारे सामने आए उसमें प्री लिटिगेशन के करीब 34,000 प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज हुए हैं और एनआई एक्ट के 400 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण भी मतदान पूर्व तक हो चुका है। इसी प्रकार एमएससीटी के भी करीब 162 से ज़्यादा प्रकरणों का निस्तारण मतदान पूर्व तक हो चुका है। फैमिली मैटर्स भी जो पारिवारिक न्यायालय संबंधित है वो 200 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण अभी तक हो चुका है। और खासतौर से एमवीएक्ट के प्रकरणों का भी जो पूरे जिले के थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो भी करीब 20,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण होने की संभावना है। हमारा लक्ष्य तो अधिकतम जितना हो जाए, जो पिछला टारगेट था उसमें मैं समझता हूँ इस वर्ष हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन और रेवेन्यू और हमारे राजस्व में मिला के करीब 1.5-2 लाख से ज़्यादा अधिक प्रकरण विस्तार होने की संभावना है। कौन से मामले सामने आए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जो माननीय राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण का भी टारगेट था वो ये था कि जो वैवाहिक विवाद है, जो पक्षकारों में छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं, उनमें पक्षकारों में वापस आपसी सहमति बन जाए और आपस साथ रह लें, उनको विस्तार करने का प्रयास है। इसी तरह से दुर्घटना संबंधी जो मामले हैं, मोटर दुर्घटना संबंधित, उनमें पक्षकारों को लंबे समय तक 3-3, 4-4 साल तक वो एक मुकदमा लड़ते रहते हैं। तो उनको शीघ्रता से उनका क्लेम मिल जाए तो उनका जो दुर्घटना में जो भी क्षतिपूर्ति हुई है या जनहानि या धनहानि जो भी हुई है उसको तुरंत क्लेम मिल जाए तो अपना आगे जीवन अपना चला सके उसमें। और इसी प्रकार से जो 2 लाख तक के और 3 लाख तक के छोटे छोटे चेक के मुकदमे हैं उनमें पक्षकार आपस में सालों से लड़ रहे हैं, तो कोशिश रहती है कि उनमें आपस में बैठा के संवाद करके चेक अमाउंट पे या आपस में सेटलमेंट अमाउंट करके उनको निस्तारण कर दिया जाए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर लेखिका मंच और सामाजिक सेवा संस्थान ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कई प्रतियोगिताएं हुई। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य महिला लेखिकाओं को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था। इस कार्यक्रम में महिला लेखिकाओं ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। संगोष्ठी में उनकी प्रतिभाओं को सराहा गया और उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिला लेखिकाओं के योगदान की सराहना की। संगोष्ठी का उद्देश्य महिलाओं को साहित्य में प्रोत्साहित करना और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करना था। का ये कार्यक्रम है, मैं जयपुर से इसमें भाग लेने के लिए आया हूँ और यहाँ पर कैसा साहित्य लिखा जा रहा है, कैसा साहित्य लिखा जाना चाहिए, इस विषय पर संगोष्ठी हो रही है। और इसमें जो इन्होंने प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं अजमेर लेखिका संघ की अध्यक्षा मधु जी ने, तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें कि स्त्री लेखन को ये महत्व देते हैं और स्त्री लेखन को, अजमेर की स्त्री लेखिकाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इनका प्रयास है। मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद। सर वर्तमान में हाँ, साहित्य लेखन बदलता रहता है हर दौर में, जैसी परिस्थितियां आती है। जैसे कि अभी दुनिया में सांप्रदायिकता का ऐसा माहौल है, तो इससे टकराती हुई कविताएं और लेख और साहित्य लिखा जाना चाहिए, जिससे कि लोगों में सद्भाव का संदेश जाए। अजमेर तो सद्भाव का शहर है, तो सद्भाव, साहित्य सद्भाव ही सिखाएगा, सौंदर्य ही आपको देगा। साहित्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है मनुष्यता के लिए। तो ऐसा साहित्य रचा जाए जिसमें कि दुर्भावना दूर हो और सद्भावना एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के प्रति फैले। यही लेखकों का काम है, यही लेखक और कवि लोग कर रहे हैं। सर युवाओं को लेके, जैसे युवा होना चाहिए वो तो एक है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो ये तो एक अभियान चला रही है मधु जी, स्कूलों में जाके मैं देख रहा हूँ। ये तो होना ही चाहिए कि एक खास उम्र तक आप ये खतरनाक औजार उनके हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं माता पिता और स्कूल के उनको भी करना चाह रहा हूँ कि हर बच्चे में एक आलोचक, एक क्रिटिक पैदा करें, वो कि अच्छा और बुरा वो खुद समझने लगे। मतलब बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये क्रिटिक, ये आलोचक उस बच्चों को तीनों तरफ से कोशिश करेंगे, तब हम इस समस्या से निजात पा सकेंगे शायद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।